काइंडली मुझे जो भी इसको होस्ट कर रहे हैं मीटिंग को, मुझे डॉक्यूमेंट शेयर करने की परमिशन दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज शुरू करने हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम लोगों ने लास्ट वीक में प्रोसेस कॉस्टिंग वाइंड अप की थी और उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो एमसीक्यूज थे वो मैंने उसकी पीडीएफ, मेरा ख्याल है, आपको शेयर कर दी थी। नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने भी प्रोसेस कॉस्टिंग की शेयर नहीं किए, सो वो भी मैं इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिर अगर कोई इश्यूज होंगे तो आप कल पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हमने 3 चीजें कवर करनी है। एक, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर कुछ न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने कैलकुलेट करने हैं, फिर स्टैंडर्ड्स में रिवर्स वेरिएंसेस भी हैं, और फिर एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है जो हम इसके अंदर बनाएंगे। अब इसमें जो एरियाज हमने कवर करने हैं उसमें सबसे पहले आता है कि जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स क्या होते हैं, यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, बजटिंग वर्सेस स्टैंडर्ड क्या होता है, बजट वर्सेस स्टैंडर्ड, वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस, जिसका मैं अभी बता रहा था कि हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स भी बनानी है, देन उसके बाद फिर बैकवर्ड और रिवर्स वेरिएंसेस हैं, देन उसके बाद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंसेस, रीजंस ऑफ वेरिएंसेस, एंड लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंसेस। ये वो चीजें हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स कवर करनी है। अब इसमें सबसे पहले जो आती है वो क्या है, डेफिनेशन। जब हम कहते हैं डेफिनेशंस में, तो डेफिनेशंस में सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेसिकली द यूनिट, प्लान्ड यूनिट कॉस्ट जो होती है, या बजटेड कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। प्लान्ड यानी कि बजटेड कॉस्ट पर यूनिट जो है उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को स्टैंडर्ड कहा जाता है। बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को स्टैंडर्ड बोलते हैं। बजटेड कॉस्ट टोटल में होती है और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉर्म में होती है, लेकिन होती बजटेड डाटा के ऊपर ये कैलकुलेट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि हम लोग सबसे पहले अपनी प्री अपनी कॉस्ट और रेवेन्यूज की यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उसकी बेस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस की असेसमेंट करते हैं कि एक्चुअल में जो हमारी कॉस्ट लग रही हैं, एक्चुअल में जो हमारे अखराजात हो रहे हैं, वो सारे वो किस तरह से हो रहे हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है और सारा क्या उसका प्रोसीजर है, वो सारा हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेसिकली एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की बजटेड कॉस्ट जो है, बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि हम अपनी बजटेड कॉस्ट पर यूनिट को अपनी एक्चुअल वैल्यूज के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। इसके लिए हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का बहुत इम्पैक्ट है कि हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या सिलेक्ट करते हैं। 4 किस्म के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं। आइडियल स्टैंडर्ड है, अटेनेबल स्टैंडर्ड है, करंट स्टैंडर्ड है और बेसिक स्टैंडर्ड है। तो ये 4 किस्म के इसके अंदर जो है वो स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स,
करंट स्टैंडर्ड्स और बेसिक स्टैंडर्ड्स। तो ये 4 स्टैंडर्ड्स की टाइप्स हैं जो उसके अंदर यूज की जाती हैं। इनको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये इसमें हर टाइप की क्या खासियत है और क्या उसमें डिफरेंसेस हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहे हैं जी आपके आइडियल स्टैंडर्ड्स। आइडियल स्टैंडर्ड्स में ये होता है कि हमने अपने जहन में जब स्टैंडर्ड सेट किया तो हमने बड़ी परफेक्ट कंडीशंस अपने जहन में रखी हुई थी, परफेक्ट सिचुएशंस को जहन में रख के हमने स्टैंडर्ड सेट किया। अब परफेक्ट सिचुएशंस का मतलब क्या है? नहीं आसान, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं बच्चे, मैंने ये कहा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, ठीक है, क्लास के एंड पे। आप अपने आंसर्स को उसके साथ टैली कीजिएगा और अगर उसमें से कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं होते या फिर भी कोई उनमें प्रॉब्लम आता है तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और मैंने इसके बाद ये चैप्टर अभी भी स्टार्ट किया है, वो मैं डिस्कस कर लूंगा हसन, कल उसको डिस्कस कर लूंगा। असल में क्लास भी अभी को 5-7 मिनट पहले ही हुई है, पता नहीं क्या इशू था आज जूम पे, क्लास स्टार्ट टाइमली नहीं हुई हो सकता। तो अब इसमें आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या है कि हमने जब स्टैंडर्ड सेट किया तो हमने अपने जहन में परफेक्ट कंडीशंस रखी। आइडियल कंडीशंस, परफेक्ट कंडीशंस क्या है? जाहिद साहब कल प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई भी काम है वो कल करेंगे। अब मैंने चूंकि ये टाइम शॉर्ट है तो मैंने अगला चैप्टर शुरू कर दिया। आज अब आप लोग इस चैप्टर में मेरे साथ चले, प्रोसेस कॉस्टिंग के कोई भी इशूज है उनको कल हम एग्जैक्ट 4 o'clock जो है उसको एड्रेस करेंगे। अच्छा, अब ये आइडियल स्टैंडर्ड्स में ये कि परफेक्ट, अब परफेक्ट कंडीशंस क्या है मैं बता रहा था। परफेक्ट कंडीशंस ये हैं कि हमने जब स्टैंडर्ड सेट किया तो हमने ये चीज़ ज़हन में रखी कि हमें हमारा मटेरियल वेस्ट नहीं होगा, हमारी लेबर जो है, हमारा आइडल टाइम नहीं लगेगा, मशीनरी ख़राब नहीं होगी, ठीक है, एम्प्लॉय बीमार नहीं होंगे यानी कि एब्सेंटीज नहीं होंगी, प्रोडक्शन में किसी भी किस्म की का डिले नहीं आएगा, सप्लायर हमेशा सप्लाई टाइमली देगा, ठीक है। ये अगर चीजें हो रही हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये आपकी जो है ये आइडियल स्टैंडर्ड्स है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? आइडियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यानी कि इसमें हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया ये परफेक्ट कंडीशंस को जहन में रख के किया, आइडियल कंडीशंस को जहन में रख के देखा, रख कर किया, जबकि प्रैक्टिकली जैसा हम सोच रहे हैं 100% चीजें इस तरह से नहीं होती, 100% चीजें इस तरह से नहीं होती, ठीक है। यानी कि इस तरह की परफेक्ट कंडीशंस को ज़हन में रख के अगर हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं जो अचीवेबल ही नहीं है, जिसको मीट ही नहीं किया जा सकता, जो स्टैंडर्ड अचीव ही नहीं किया जा सकता, हमने कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब ज़ाहिर है अगर हमने कोई अनरियलिस्टिक या अनअचीवेबल को स्टैंडर्ड सेट किया तो इसका मतलब है कि उसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है, उसको अचीव करना पॉसिबल नहीं है। और जब कोई स्टैंडर्ड अचीवेबल नहीं होगा उससे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज पे क्या इम्पैक्ट आएगा कि एम्प्लॉयज डीमोटिवेट होंगे, एम्प्लॉयज डिस्करेज होंगे। दूसरा, जब एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि ये जो स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है ये मेजरेबल नहीं है, अचीवेबल नहीं है, तो वो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी पुट नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पहले ही पता होगा कि उसकी मेहनत करने का फायदा कोई नहीं है, जितनी मर्जी वो एफर्ट कर ले ये स्टैंडर्ड को वो अचीव नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरे आते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। जो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या होते हैं? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ये कहता है कि आप जब स्टैंडर्ड सेट करें, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि जब आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करें तो आप स्टैंडर्ड सेट करते हुए थोड़ा सा चीज़ों का कुशन रख लें, लाइक मशीनरी के ख़राब होने का थोड़ा सा कुशन, थोड़ा सा मार्जिन अपने स्टैंडर्ड के अंदर ऐड कर लें, एम्प्लॉय की एब्सेंटीज का स्टैंडर्ड ऐड कर लें, आइडल टाइम का स्टैंड का मार्जिन थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड में सेट कर लें, मटेरियल वेस्टेज का आप मार्जिन थोड़ा सा सेट कर लें, मशीनरी के ख़राब होने का मार्जिन थोड़ा सा आप ऐड कर लें। जैसे मुझे पता है कि अगर हम एक यूनिट बनाएंगे तो उसके लिए 2 kg मटीरियल 1.8 kg मटीरियल लगेगा, लेकिन मैं स्टैंडर्ड 2 kg पे सेट कर दूँ, यानी कि 0.2 kg का मैंने वेस्टेज का मार्जिन रख लिया अपने स्टैंडर्ड के अंदर, तो ये जो स्टैंडर्ड है ये कहलाएगा अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ क्या कहलाएगी?
अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। ये चीज क्या कहलाएगी? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। ये चीज क्या कहलाएगी? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। यानी कि स्टैंडर्ड सेट करते हुए हमने थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा कुशन इस चीज का रख लिया कि मटेरियल वेस्टेज का, तो ये अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको अचीव करना पॉसिबल है, ये स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इजीली अचीव हो जाएंगे। इसके लिए भी एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। और ज़ाहिर है जब एम्प्लॉय इन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लेगा तो एम्प्लॉय में एक मोटिवेशन वाला फैक्टर, मोटिवेशन वाला एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, तो एम्प्लॉय में एक मोटिवेशन आएगी। ठीक है, ये अटेनेबल, तो ये सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं अचीव करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं कि आप शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर स्टैंडर्ड सेट करें, यानी कि आप स्टैंडर्ड्स बनाएं करंट पीरियड के लिए और नेक्स्ट पीरियड के लिए दोबारा फिर आप स्टैंडर्ड बनाएं। यानी कि इसमें जब हमको स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड सेट होगा। यानी कि जैसे आप कह लें कि हर महीने के बाद आप नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे, हर मंथ एंड पे आप क्या करेंगे? नया स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये करंट स्टैंडर्ड्स कहलाती है। ये चीज़ क्या कहलाती है? करंट स्टैंडर्ड्स। यानी कि ये करंट सिचुएशंस पर बेस करता है, शॉर्ट टर्म में इसको जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। जब आपकी करंट सिचुएशन एंड होती है तो स्टैंडर्ड जो होता है वो रीस्टेट कर दिया जाता है, यानी कि नया स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है। जैसे मैंने एक महीने के लिए स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे एक महीना कंप्लीट हो गया, अब रिमेनिंग के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए मैं नया स्टैंडर्ड सेट करूंगा, तो ये चीज कहलाती है आपका करंट स्टैंडर्ड। ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होंगे। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जब भी कोई स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो उसके अंदर आप थोड़ा सा करंट जो एक्चुअल जो सिनेरियोज हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनका इम्पैक्ट इसके अंदर शामिल कर लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इनका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें एम्प्लॉयज हैं वो कंफ्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि आप एक महीने में कुछ उन्हें करने के लिए कहते हैं, अगले महीने आप स्टैंडर्ड रिवाइज कर देते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि अब हमने कल लास्ट वीक मंथ वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना है या जो अब बताया जा रहा है ये करना है। ठीक है, कि हमें कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, तो ये इतनी जल्दी एम्प्लॉयज नई चेंज को अडॉप्ट नहीं करते। ठीक है, इतना फ्रीक्वेंटली, तो ये किसका एक ड्रॉबैक है। और इसमें दूसरा, इसमें टाइम और कॉस्ट दोनों बहुत ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि आप हर मंथ एंड पे जो है वो नया स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो ज़्यादा लोग अपना काम छोड़कर आकर फिर ही स्टैंडर्ड जो है वो सेट करेंगे। फिर आते हैं जी बेसिक स्टैंडर्ड्स। बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया, वंस स्टार्ट में आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, उस स्टैंडर्ड को सेट करने के बाद आपने कभी उस स्टैंडर्ड को अपग्रेड ही नहीं किया। यानी कि एक स्टैंडर्ड आपने सेट कर लिया, उसके बाद आपने कभी स्टैंडर्ड को अपग्रेड ही नहीं किया, उसको चेंज ही नहीं किया। ये जो चीज़ है ये आपका बेसिक स्टैंडर्ड कहलाता है। इसमें स्टैंडर्ड ये आउटडेटेड हो जाता है, क्योंकि वंस जब एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेता है तो तब नहीं करता, तब तक तो उसका एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट उसमें रहता है और वो स्टैंडर्ड उसके लिए चैलेंजिंग रहता है। लेकिन वंस जब वो स्टैंडर्ड को अचीव कर लेता है तो उसके लिए एम्प्लॉय के लिए फिर वो ज़्यादा बड़ी बात, उस स्टैंडर्ड को मीट करना एम्प्लॉय के लिए कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं रहता, तो एम्प्लॉय इजीली उसको अचीव कर लेता है, तो ये कहलाता है बेसिक स्टैंडर्ड्स। तो ये एम्प्लॉय के लिए इसमें ड्रॉबैक ये है कि एम्प्लॉय इसमें कभी वंस जब स्टैंडर्ड अचीव कर लेगा तो फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करेगा, मजीद एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, तो इसका एक इसमें ड्रॉबैक ही है। अच्छा, अब है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स में सबसे पहले इसमें आ रहा है जी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि हम लोग इसमें प्रॉफिट में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज कि हमने एक सेलिंग प्राइस सेट की हुई है 100 रुपीज़। अब जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उन प्रोडक्शन कॉस्ट के मुताबिक हमारी जो
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका स्टैंडर्ड है 2 kg एट द रेट 20 रुपीज पर kg इक्वल टू 40 पर यूनिट। लेबर कॉस्ट 1.5 आवर्स एट द रेट $2 पर आवर 3 पर यूनिट होगी। वेरिएबल ओवरहेड्स 1.5 आवर्स एट द रेट 6 पर आवर 9 पर यूनिट होगी वैल्यू। और फिक्स्ड ओवरहेड का इसी तरीके से 1.5 आवर्स एट द रेट 10 रुपीज पर आवर, ये 15 आ गया। अब 10, 3, 43, 9, 15 अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो हमारी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट बनती है वो 67 है। हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आती है? 67। अब अगर हम 100 में से 67 को निकाल दें तो हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट क्या बन जाता है? 33। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ जाता है? 33। तो ये हमारा स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड ये सब शामिल होते हैं। अब इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग से हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में हमारा इंटरेस्ट होता है कि अगर हमको यूनिट सेल कर रहे हैं तो उससे हमारा इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन पे कितना आता है। तो हम लोग इसमें कंट्रीब्यूशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 100 है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल 2 kg एट द रेट ₹20 पर kg 40 पर यूनिट बन गया। लेबर 1.5 आवर्स एट द रेट ₹2 पर आवर, ये बन गया आपके पास 3। और वेरिएबल ओवरहेड्स 1.5 आवर्स एट द रेट ₹6 पर आवर 9। अब 40 + 3 + 9 इक्वल टू 52। तो 100 में से 52 अगर हम निकाल दें तो हमारा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाता है 48। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बन जाता है? 48 रुपीज। तो यानी कि अगर हम एक यूनिट सेल करेंगे तो हमें 48 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन हम इस पे एक यूनिट के बदले अर्न कर सकते हैं। यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के यूजेज क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के यूजेज ये हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो ये स्टॉक वैल्यूएशन में ये बहुत हेल्पफुल है। इंटरनल या एक्सटर्नल जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो हम कर सकते हैं। प्राइसिंग डिसीजन आ रहा है, अगर हमें कॉस्ट का आइडिया हो जाए एडवांस में तो हम उसकी सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। बजट प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल है। याद रखें स्टैंडर्ड्स हमेशा पहले सेट होते हैं, बाद में बजट बनता है। फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहे हैं, कितना वेरिएंस, वही वेरिएंस रिपोर्ट बनती है। उसको हम वेरिएंस एनालिसिस भी करते हैं। फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, वेरिएंसेस क्यों आए, क्या आए, किस वजह से आए। परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है इसके अंदर। और फिर एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है। वंस जब एम्प्लॉय स्टैंडर्ड टारगेट्स मीट कर लेते हैं तो उसमें एम्प्लॉय स्टाफ जो होता है वो मोटिवेट होता है, उसमें मोटिवेशन आती है कि हमने ये टारगेट्स मीट कर लिए। तो आइंदा और भी ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं मजीद उनको अचीव करने के लिए। स्टैंडर्ड सेटिंग बड़ा मेजर प्रोसेस होता है क्योंकि अगले अगले साल की पूरी प्लानिंग हमारे इस स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। अगर हम स्टैंडर्ड सही सेट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अगले साल के लिए जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान ही हमारा ठीक नहीं होगा, वो प्लानिंग ही गलत हो जाएगी। तो जब हम अगले साल के लिए प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड सेटिंग है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया। इसमें सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल का स्टैंडर्ड। डायरेक्ट मटेरियल का जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या है जी? 2 kg एट द रेट ₹10 पर kg इक्वल है 50 रुपीज पर यूनिट के। अब इसमें ये जो स्टैंडर्ड है ये क्वांटिटी का स्टैंडर्ड है, ये जो है ये प्राइस का स्टैंडर्ड है, और ये जो है ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट का स्टैंडर्ड है। क्वांटिटी का स्टैंडर्ड, क्वांटिटी का स्टैंडर्ड, प्राइस का स्टैंडर्ड और टोटल का स्टैंडर्ड। यानी कि ये कंप्लीट एक स्टैंडर्ड है, उसके अंदर 3 स्टैंडर्ड्स हैं, एक क्वांटिटी का, प्राइस का और टोटल का। कह रहे हैं कि क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स आर रिकॉर्डेड फॉर एग्जांपल अब एज ए बिल ऑफ मटेरियल्स स्टैंडर्ड, यानी कि
कितना मटेरियल जो है वो हम इशू कर रहे हैं यूजेज वगैरह के लिए, तो उससे ये ड्राइव किया जाता है कि 1 यूनिट बनाने पे कितना मटेरियल हमारा एक अंदाजे के मुताबिक लगेगा। और जहाँ तक प्राइस की बात है, तो प्राइस हम मार्केट सर्वे करके सप्लायर के साथ एक प्राइस जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं, और फिर उस प्राइस के ऊपर हम जो है वो अपना जो प्राइस रेट है वो डिसाइड करते हैं। सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बाज़ जगहों पे हम कर लेते हैं कि जी हम आपसे थ्रू आउट द पीरियड इस रेट पे स्टॉक उठाएंगे। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड जो है वो प्राइस का सेट किया जाता है। इसके बाद सेकंड जो इसमें चीज आती है वो है लेबर का स्टैंडर्ड। जब हम लेबर के स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो लेबर के स्टैंडर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 hours at ₹8 per hour equal to 24 rupees per unit। अब इसमें भी कहा जाए तो ये आपका जो है वो एफिशिएंसी को शो करता है कि वर्कर कितने टाइम में उस काम को कर रहा है। ये रेट स्टैंडर्ड है और ये टोटल का स्टैंडर्ड है, एफिशिएंसी, रेट और टोटल का स्टैंडर्ड। तो ये बताएगा कि लेबर हमें हमारी लेबर 1 यूनिट पे कितना टाइम लगाती है, ये हम अपने पास एक्सपीरियंस से इसको सेट करते हैं। और वेज रेट जो है वो मार्केट डिटरमिन होता है, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो क्या जो है वो रेट ऑफर कर रहे हैं एम्प्लॉय को, और जो हमारी जो पॉलिसी है या जो हमने एम्प्लॉय के साथ निगोशिएट किया हुआ है वो रेट फिर हम इस तरीके से उसके साथ डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आता है वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड। वेरिएबल ओवरहेड के स्टैंडर्ड की भी मोरलेस सारी बातें वही हैं जो लेबर की हैं, क्योंकि मोस्टली जो हमारा OAR होता है वो या तो पर लेबर आर होता है या फिर वो पर मशीन आर होता है। इसमें भी ये आपके एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। ये आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर या रेट, और ये जो है ये टोटल का स्टैंडर्ड जो है ये बनता है। तो ये भी इसमें देख लीजिएगा, इस तरह से स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। सेम केस विद द फिक्स्ड ओवरहेड्स, उसमें भी इसी तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड में भी जब हम कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हम उसको वो देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो OAR हैं वो पर लेबर आर या पर मशीन आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी भी लॉजिक वही है कि एक हमारी लेबर जो है, या अगर मशीनरी है तो मशीन 1 यूनिट कितनी देर में कंप्लीट कर लेती है। तो ये फैक्टर्स देखकर हम इसमें स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये इसकी एफिशिएंसी, ये इसका एक्सपेंडिचर, और ये टोटल का वेरियंस। अब आता है सेल्स का। स्टूडेंट सेल्स जो स्टैंडर्ड है सेल्स का, जब हम सेल्स का स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो सेल्स का स्टैंडर्ड सेट करते हुए दो बातें आती हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल करनी है, हमने कितनी क्वांटिटी क्या करनी है, सेल करनी है, और किस प्राइस पे हमने ये सेल करनी है, ये हमें इसके इसमें मिलती है। हमने कौन सी क्वांटिटी सेल करनी है और किस प्राइस पे सेल करनी है, ये इसके अंदर जो है सेल्स वेरिएंस के अंदर ये चीज आती है। क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस, इसकी बेस पर जो है वो हम इसके ऊपर इसको करते हैं। अब इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, और कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। प्लस पॉइंट्स में ये कि जी एनुअल एग्जामिनेशन होता है आपकी कॉस्ट का और रेवेन्यूज का, कि जो हमारे एक्चुअल में जो अखराजात और जो इनकम हमने जनरेट की है वो कितनी बेहतर रही है, उसका आइडिया हमें से होता है। ये हमारी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने में एक रोल प्ले कर रहे होते हैं।
मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में ये हमें हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये होती है कि हमें सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ें ख़राब हैं उनको ठीक करने पे अपना फोकस कर लें। यानी कि बजाय सारी चीज़ों को देखने के सिर्फ उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर लें, उन चीज़ों पर फोकस कर लें जो ट्रैक से हटी हुई हैं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला, आपका टाइम और कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, यानी कि आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए और उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करने पे बहुत टाइम लगता है। स्टैंडर्ड जो आप सेट करें हो सकता है वो आउटडेटेड स्टैंडर्ड हो, यानी कि प्रैक्टिकली रियल में अब वो कहीं एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, और ये एक डीमोटिवेटर होता है अगर सिस्टम आपका पुअर है, यानी कि अगर आपका स्टैंडर्ड्स ही गलत सेट किए हुए हैं तो ये आपके लिए एक डीमोटिवेशन वाला फैक्टर भी एम्प्लॉय के लिए बन जाता है। अब बजट और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन क्या है? बजट में और स्टैंडर्ड में डिफरेंस, पहली चीज तो ये है कि ये जो है ये एग्रीगेट कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता है फंक्शंस की, डिपार्टमेंट्स की और ये सारा कुछ, जबकि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो यूनिट फॉर्म में आपको ये सारी कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब बजट में कॉस्ट टोटल में है, जबकि स्टैंडर्ड में जो कॉस्ट है वो पर यूनिट में है। फिर वो कहता है कि जी बजट्स जो होते हैं वो सारे आपके मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, जबकि स्टैंडर्ड जो होता है वो और बजट आउटपुट जो होती है अगर मेजरेबल ना हो तो भी बजट बन जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड में अगर आउटपुट मेजरेबल नहीं है तो फिर स्टैंडर्ड नहीं आप सेट कर सकते। ये मॉनेटरी टर्म्स में होता है, जबकि ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता। अब आते हैं जी फाइनली वेरिएंस एनालिसिस की तरफ। इससे पहले कि हम इसकी फर्दर आगे डिटेल में आए, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक विजिट करवा दूं कि हमने ये सारे वेरिएंसेस जो हैं वो इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं, और ये सारा जो वेरिएंस एनालिसिस हमने करना है उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह स्टूडेंट्स की हमारी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि साल के शुरू में स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स हमारे पर यूनिट फॉर्म में होते हैं। साल के शुरू में स्टैंडर्ड सेट किए और फिर हमने क्या किया, हमने अपने साल के एंड और उसके बेस पे बजट बनाए। बजट के बाद हमने उन बजट्स के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। अब ईयर एंड पर आकर जब हमें पता चला कि हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, तो हमने उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया। अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर देखा। अब उसमें एक्चुअल को स्टैंडर्ड कॉस्ट से जब कंपेयर किया तो ये हमारे पास वेरिएंसेस निकलते हैं। ये सारे वेरिएंसेस हमने अभी कैलकुलेट करना सीखने हैं। सबसे पहले सेल्स है। सेल्स के दो वेरिएंसेस हैं, एक प्राइस वेरिएंस है, फिर उसका वॉल्यूम वेरिएंस है। फिर कॉस्ट वेरिएंसेस हैं, उसमें मटेरियल के दो हैं, प्राइस और यूजेज है। फिर लेबर के तीन है, आइडल रेट है, आइडल टाइम वेरिएंस है, एफिशिएंसी वेरिएंस है। वेरिएबल ओवरहेड के दो वेरिएंसेस हैं, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। फिर फिक्स्ड ओवरहेड के तीन वेरिएंसेस हैं, एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ये सारे वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट करते हैं। इसमें से कुछ फेवरेबल होते हैं और कुछ हमारे एडवर्स होते हैं। ये वेरिएंस, ये पूरी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो बजटेड प्रॉफिट है वो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से डिफरेंट क्यों आ रहा है। हमारा बजटेड प्रॉफिट हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से डिफरेंट क्यों है, उसकी कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है। अब उसमें जहाँ पे ये हमारे वेरिएंस फेवरेबल है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ठीक है, और जहाँ पे हमारा वेरिएंस एडवर्स में आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लैग करते हैं। तो ये उसके लिए हम ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। गॉट इट और नॉट, यस और नो? यानी कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमारे बजटेड प्रॉफिट के इक्विवेलेंट क्यों नहीं है, वो हमें ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बता रहा है कि किस जगह पे हम ठीक थे, किन पॉइंट्स पे हम लोग लैग करते हैं, ताकि फिर उसके अगेंस्ट हम मेजर्स लेकर उसको बैलेंस आउट कर सकें। ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दोनों तरीकों से बनती है, एब्जॉर्प्शन के मेथड से भी और मार्जिनल के मेथड से भी। मार्जिनल में हम बजटेड कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर हमारा बजटेड कंट्रीब्यूशन हमारे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के इक्विवेलेंट नहीं है, तो उसमें जो डिफरेंस, जो वेरिएशन है, वो इन वेरिएंसेस की वजह से, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पे ठीक हैं और कहाँ पे गलत है, ताकि फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो जो भी हमारे मेजर्स हैं वो हम लेकर उसको बैलेंस आउट कर सकें।
अब लेकिन इसके लिए हमें ये सारे वेरिएंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे? सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने। शुरू करते हैं जी वेरिएंसेस की कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहले है जी मटेरियल के कॉस्ट वेरिएंसेस। मटेरियल के कॉस्ट वेरिएंसेस की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स मटेरियल का एक टोटल वेरिएंस होता है कि यानी कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। इसके इस टोटल कॉस्ट के वेरिएंस के फेवरेबल और एडवर्स आने में दो बातें, या तो हमारी टोटल कॉस्ट लग रही है ड्यू टू प्राइस फैक्टर, टोटल कॉस्ट ज्यादा या कम लग रही है प्राइस फैक्टर की वजह से, सॉरी स्टूडेंट्स, आई थिंक ये जूम का जो है ना कुछ मसला बना है, जूम हैंग हुआ है। इसके साथ मैं दोबारा इसको कनेक्ट किया है मैंने। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मटेरियल के बेसिकली टोटल वेरिएंस होता है, और टोटल वेरिएंस क्यों फेवरेबल है या क्यों एडवर्स है उसकी दो वजह हैं। या तो वो प्राइस फैक्टर हो सकता है कि हमें मटेरियल महंगा मिल गया या सस्ता मिल गया, या दूसरी उसकी फेवरेबल या एडवर्स होने की वजह उसका यूजेज है कि अगर हमने यूजेज ज्यादा कर लिया तो ये भी एक वन ऑफ द कॉज हो सकता है उसके फेवरेबल या एडवर्स आने का। बजाय अब मैं इधर उधर की आपके साथ बातें करूं, इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट आपको जो है वो इसके क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं। ये प्रोसीजर्स ही बताए हुए हैं कि ये वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होते हैं। मेन चीज वही है जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। अच्छा जी, एक एग्जांपल है हमारे पास, इस एग्जांपल को जरा देख लें। कह रहे कि जी स्टैंडर्ड है 2 kg एट द रेट $3 पर केजी, ₹3 पर केजी, विच इज इक्वल टू ₹6 पर यूनिट। यानी कि ये उसने आपको एक स्टैंडर्ड बताया कि हमारा एक यूनिट पे 2 kg मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। एक यूनिट पे 2 kg मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और प्राइस जो है वो ये है जिस पे हमें वो मिल रहा है। ये प्राइस का है, ये यूजेज का बता रहा है, यानी कि क्वांटिटी वेरिएंस का बता रहा है, और ये हमें बता रहा है कि इतना यूजेज और इस प्राइस के मुताबिक हमारी टोटल कॉस्ट ये बनेगी ₹6 पर यूनिट। हमारी प्राइस क्या बनेगी? ₹6 पर यूनिट। अब एक्चुअल डेटा क्या है कि हमारी जो एक्चुअल में जो हमें आउटपुट मिली है वो 500 यूनिट्स की है। एक्चुअल जो आउटपुट मिली है वो कितनी है? 500 यूनिट्स। और क्वांटिटी परचेज्ड जो है वो 1400 kg है। क्वांटिटी यूज्ड जो है वो 1100 kg है, और मटेरियल कॉस्ट जो हमें पड़ रही है वो 4500 रुपीज की है। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस, कहते हैं कि मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये हमने इसमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पे 1400 हमारी परचेजेज हैं और 1100 हमारा यूजेज है। इसका मतलब है कि 300 kg जो है वो हमारा यूज नहीं हुआ, सो वो हमारा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें हम लोग इसके वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है जी?
स्टेटमेंट क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये जब भी आपने वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं तो आपने ये स्टेटमेंट्स के साथ साथ इसको लिखना है, मतलब लिखना है, क्योंकि अदरवाइज रिवर्स वेरिएंसेस में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जब भी आप कोई भी वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वो विद स्टेटमेंट आप उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर, जी तारिक साहब अब आवाज क्लियर है? जी तारिक साहब अब आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके फाइन। अच्छा लिसन, अभी टोटल वेरिएंस है, तो स्टूडेंट्स जब भी हम ये इसमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे तो हमने ये स्टेटमेंट्स जो है इनको हमेशा लिखना है, इन स्टेटमेंट्स के साथ इनको करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट से ही जो आपके रिवर्स वेरिएंसेस भी समझ में आएंगे। तो जितनी बार भी आप वेरिएंस करेंगे तो आपने इन स्टेटमेंट्स के साथ करना है। कहते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट का मतलब है ये हमारी एक्चुअल आउटपुट है जो हमने अचीव की है। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, अब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट ये है 6 पर यूनिट है। तो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स इन ₹6 पर यूनिट। जी तारिक साहब, मुझे लग रहा है फिर ये आपके एंड पे सिग्नल्स का इशू है। तो आपकी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट बन रही है ₹3000, जबकि आपकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट जो लगी है वो ₹4500 लगी। इसका मतलब ये हुआ कि ₹1500 का आपका क्या हो गया, ₹1500 का आपके पास वेरिएंस निकल आया। जी जाहिद साहब अब आवाज क्लियर है? जी जाहिद साहब जी अब सर आवाज वॉइस क्लियर है? क्लियर नहीं है। जी अब आवाज क्लियर है? जी अब आवाज क्लियर आ रही है? जी हम टोटल का वेरिएंस निकाल रहे थे। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट 500 यूनिट्स है एट द रेट ₹6। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट बनती है एक्चुअल आउटपुट की वो ₹3000 है, जबकि हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो इनकर हुई है वो ₹4500 है। तो इट मीन्स कि हमारा ₹1500 से कौन सा वेरिएंस है ये एडवर्स वेरिएंस है। ₹1500 से हमारा क्या है, ये एडवर्स वेरिएंस, यानी कि एक काम जो हमें ₹3000 में कर लेना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो काम हमारा ₹4500 यानी कि ₹1500 एक्स्ट्रा लगा के हमने किया। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, एडवर्स है, यानी कि ये हमारी फेवर में नहीं आई बात, ये हमारे अगेंस्ट गई है। जी ओके है ये? अब इस टोटल वेरिएंस के फेवरेबल और एडवर्स आने की दो पॉसिबल रीजंस हैं। या तो इसमें ये ड्यू टू प्राइस फैक्टर है, या फिर ये ड्यू टू यूजेज फैक्टर है। तो प्राइस फैक्टर देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज की है वो तो 1100 kg है, और पर केजी रेट जो है वो हमारे पास क्या है, ₹3 पर केजी। तो 1100 kg इंटू 3, इसका मतलब है कि हमारा खर्चा होना चाहिए था कितना, ₹3300। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी कॉस्ट लगी है वो ₹4500 लगी है।
सो इट मीन्स कि हमारी 1200 की से कॉस्ट ज्यादा लग गई है। सो ये 1200 रुपीज से क्या हो गया, एडवर्स। ये वेरिएंस हमारा 1200 रुपीज से क्या हो गया, एडवर्स। अब इसके बाद आता है यूजेज फैक्टर। कहते हैं कि एक वजह यूजेज भी हो सकती है। स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट है हमारे पास 500 यूनिट्स की, इनटू रुपीज, सॉरी, इनटू हम कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, 2 kg। टू kg पर यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमें ये 500 यूनिट्स की जो आउटपुट है ये 1000 kgs में अचीव कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने जो एक्चुअल में जो यूज किया वो 1100 kg है। इसका मतलब हमने 100 kg ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो ये 100 kg से हमारा क्या बन गया, एडवर्स। 100 kg से हमारा क्या बन गया, एडवर्स। लेकिन ये जो हमने एक्स्ट्रा 100 kg जो यूज किया है, इस 100 kg को यूज करने की वजह से हमें कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। तो ये हमारे पास आ गया रुपीज 300 से एडवर्स। 300 रुपीज से क्या हो गया, ये वेरिएंस हमारा एडवर्स हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट, इसको अपने ज़हन में बिठा लें। नेट ऑफ प्राइस and usage variances must be equal to the total variance। प्राइस और यूजेज वेरिएंस का जो नेट है, प्राइस और यूजेज वेरिएंस का जो नेट है उसको टोटल वेरिएंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। प्राइस और यूजेज वेरिएंस का जो नेट है उसको टोटल वेरिएंस के इक्विवेलेंट आना चाहिए। यानी कि ये एक किस्म का काउंटर चेक है। अगर आपका प्राइस और यूजेज वेरिएंस का नेट टोटल के बराबर आ रहा है तो उसका मतलब है कि जो वेरिएंस आपने कैलकुलेट किया वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, वो परफेक्ट है। गॉट इट जी? जी, मटेरियल के वेरिएंस में किसी को कोई इशू? मटेरियल वेरिएंस में किसी को कोई इशू? अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है कि अगर हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, अगर वेरिएंस में हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक आने से अब दो इसमें बातें हैं। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। या तो क्लोजिंग स्टॉक को हम एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर ट्रीट करेंगे, या तो हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, या फिर क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर चार्ज करेंगे। अगर तो हम क्लोजिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे चार्ज करते हैं तो फिर हम प्राइस वेरिएंस में आप क्या करेंगे, परचेज क्वांटिटी यूज करेंगे। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के आने से सिर्फ प्राइस वेरिएंस पे फर्क पड़ता है, बाकी किसी और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल और यूजेज वेरिएंस एज इट इज रहते हैं। लेकिन अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को एक्चुअल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हैं, तो फिर हम क्वांटिटी यूज के साथ करेंगे।
अब मोस्टली जो फॉलो किया जाता है वो क्वांटिटी यूज के साथ है, लेकिन बाज लोग कुछ कहते हैं कि नहीं जी, क्वांटिटी परचेज के साथ आप वेरिएंस निकालें, क्योंकि हमने क्वांटिटी खरीदी है तो खरीद ली, कॉस्ट तो हमें पड़ गई है, तो लिहाजा क्वांटिटी परचेज के साथ निकालें। तो फर्क ये पड़ता है, अगर यही क्वेश्चन, इसका यही कोई एग्जांपल जो हमने अभी पीछे की है, इसमें हमारे पास 300 kg का क्लोजिंग स्टॉक निकला, 300 kg का हमारे पास क्या आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, तो फर्क ये पड़ेगा, स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस फॉर एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेंगे। अब यूजेज जो है वो तो 1100 kg है, इनटू पर केजी रेट हमारे पास उसने क्वेश्चन में दिया हुआ 3 पर केजी, तो हमारी कॉस्ट लग रही है 3300 रुपीज, जबकि हमारी एक्चुअल कॉस्ट लगी है 4500 रुपीज। तो वेरिएंस कितना आ रहा है हमारे पास, 1200 रुपीज का वेरिएंस कितना आ रहा है, 1200 रुपीज। अब अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर, तो फिर हमने क्वांटिटी क्या करनी है, परचेज यूज करनी है। अब क्वांटिटी परचेज है हमारे पास कितना, 1400 kg, और पर केजी रेट इसमें हमें उसने दिया हुआ है वो 3 पर केजी। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी बनती है 4200, जबकि एक्चुअल कॉस्ट हमारी 4500 है। तो वेरिएंस कितने का आ रहा है, 300 से एडवर्स। वेरिएंस हमारा 300 से एडवर्स। अच्छा, अब उस वेरिएंस में हमारी वैल्यू 1200 से एडवर्स है या 300 है, तो वो मैं बता दूं कि वो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर चार्ज किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक की स्टैंडर्ड कॉस्ट $900 बनती है। तो 300 kgs into rupees 3 per kg, that is equals to rupees 900। अब ये भी एडवर्स ही है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये एग्जैक्टली exactly वही वैल्यू बन रही है जो उसकी क्वांटिटी यूज के साथ आ रही है। लेकिन ये कुछ लोगों की है एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि फरमाइशी प्रोग्राम है कि नहीं जी इसको एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करके दिखाएं, तो इसलिए हम इसको करेंगे। अदरवाइज जो फॉलो किया जाता है वो क्वांटिटी यूज के साथ ही है। तो ये चॉइस है कि आप इसमें से दोनों में से जो भी तरीका यूज कर ले। तो साइलेंट केस हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्वांटिटी यूज्ड के साथ उसको करें, क्वांटिटी यूज्ड के साथ। जी डन हो गया। अब आ जाए लेबर। अच्छा, अब ये आपकी जो एग्जांपल है आपके नोट्स में, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपने ये सारे वेरिएंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करने मटेरियल के। अब है आगे लेबर का वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में क्या होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हम लेबर का टोटल वेरिएंस निकालते हैं। अच्छा, लेबर के अंदर एक टोटल वेरिएंस है। टोटल वेरिएंस के फेवरेबल या एडवर्स आने के 3 पॉसिबल रीजंस क्या हैं। नंबर 1, सबसे पहले इसमें रेट वेरिएंस, यानी कि जिस रेट पे हम लेबर को पे कर रहे हैं वो फैक्टर हो सकता है। दूसरा, एफिशिएंसी, यानी कि अगर हमारी लेबर एफिशिएंटली काम नहीं करती तो ये भी वन ऑफ द रीजन है। और फिर तीसरा, आइडल टाइम वेरिएंस। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा लेबर का टोटल वेरिएंस जो है वो इफेक्ट होता है। इसमें सबसे पहले टोटल वेरिएंस है। टोटल वेरिएंस के बाद लेबर का रेट वेरिएंस है।
देन उसके बाद लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस है, और लास्ट में आइडल टाइम वेरिएंस। एक क्वेश्चन करते हैं, ये एग्जांपल है आपके सामने। कहता जी स्टैंडर्ड जो है वो ये है 4 आवर्स, यानी कि एक यूनिट के ऊपर आपके 4 आवर्स लेबर जो है वो एक यूनिट को 4 घंटों में मुकम्मल करती है। तो ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस 6 रुपीज पर आवर। 6 रुपीज जो है ये उसका रेट वेरिएंस है, और ये जो है ये उसका टोटल वेरिएंस। एक्चुअल आउटपुट जो है, एक्चुअल आउटपुट वो कहता है जी आपने 1000 यूनिट्स आपने बनाए हैं, आवर्स पेड यानी कि पेमेंट जो हुई है आपको वो 4400 आवर्स की आपको पेमेंट की गई, जिसमें से 200 आवर्स को आइडल टाइम ट्रीट किया गया। 200 आवर्स को क्या ट्रीट किया गया? आइडल टाइम आवर्स को। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो आवर्स वर्कड हैं आवर्स वर्कड वो 4200 आवर्स वर्क कितने हैं? 4200। आवर्स वर्क कितना था? 4200। अब जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट है वो 30,500 है, और कह रहा है जी एक्चुअल कैलकुलेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, कहता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपने इसमें फाइंड किया। शुरू करते हैं जी इसके सोल्यूशन को। इसमें सबसे पहले टोटल वेरिएंस, एग्जाम्पल की एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। एग्जाम्पल की एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट है आपके पास 1000 यूनिट्स, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट 24 है, यानी कि आपकी स्टैंडर्ड जो लेबर कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो 24,000 रुपीज है, जबकि एक्चुअल में जो आपकी कॉस्ट लगी है वो 30,500। एक्चुअल में जो कॉस्ट लगी है वो 30,500 है। इसका मतलब ये हुआ कि 6500 आपका ज्यादा खर्चा हो गया। 6500 रुपीज आपकी कॉस्ट 6500 से ज्यादा लग गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6500 से एडवर्स है। एडवर्स कहते हैं यानी कि हमारी फेवर में नहीं आया, अनफेवरेबल वेरिएंस। अब इसकी 3 पॉसिबल रीजन, रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम। पहले रेट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड लेबर रेट फॉर एक्चुअल आवर्स पेड, आवर्स पेड जो है वो हमारे पास 4400 आवर्स, इनटू पर आवर रेट जो है काइंडली अपना कैमरा जरा व्हाट्सएप ऑफ कर लीजिएगा। फवाद आई थिंक आपका कैमरा ऑन है।
फवाद साहब आपका कैमरा ऑन है, काइंडली ऑफ कर लीजिएगा। फवाद असलम साहब कैमरा ऑफ कर लीजिएगा अपना काइंडली। अच्छा जी लिसन, इसमें 4400 आवर्स पेड हैं, मल्टीप्लाई बाय पर आवर रेट उसने आपको बताया कि ₹6 पर आवर है। तो ये वैल्यू क्या बन गई? 4400 आवर्स मल्टीप्लाई बाय ₹6, कितनी वैल्यू आती है? आई थिंक 26,400। जी, क्या यही वैल्यू आ रही है? जी सर। जबकि एक्चुअल लेबर कॉस्ट जो है वो हमारे पास 30,500 थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4100 से आपका वेरिएंस एडवर्स। 4100 से क्या है ये? एडवर्स। ये वेरिएंस 4100 रुपीज से क्या है? एडवर्स। अब इसका इम्पैक्ट हम एफिशिएंसी पे भी देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारा रेट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक बात गौर से सुन लें। जिसमें हम क्या यूज करते हैं? आवर्स पेड। लेबर का रेट वेरिएंस वाहिद वेरिएंस है जिसमें हम कौन से आवर्स यूज करते हैं? आवर्स पेड। अदरवाइज बाकी सब जगहों पर, बाकी पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, चाहे वो लेबर का वेरिएंस हो या कोई भी वेरिएंस हो, उन सब जगहों पर कौन से आवर्स आएंगे? आवर्स वर्क। लेकिन लेबर का रेट वेरिएंस वाहिद वेरिएंस है जिसके अंदर हम लोग आवर्स पेड यूज करते हैं। आवर्स पेड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो आइडल टाइम आवर्स होते हैं उनके ऊपर भी आपका रेट तो अप्लाई हो रहा होता है। तो इसलिए लेबर का रेट वेरिएंस वाहिद वेरिएंस है जिसमें आपने क्या लेने हैं? आवर्स पेड। अदरवाइज बाकी सब जगहों पर जो है वो क्या यूज होंगे? आवर्स वर्कड। ठीक है, लेबर के सारे वेरिएंसेस में नहीं, सिर्फ लेबर के रेट वेरिएंस में। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी वेरिएंस में जी वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट आपने 1000 यूनिट्स की ली है, इनटू एक यूनिट के ऊपर आपके 4 आवर्स लगते हैं। इसका मतलब है कि ये आउटकम आपको 4000 आवर्स के अंदर अचीव कर लेनी चाहिए। आउटकम आपको 4000 आवर्स में अचीव कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने जो काम किया, आवर्स वर्क जो है, आवर्स वर्क, वो और पर आवर रेट क्या है? 6। तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 1200। तो एफिशिएंसी से वर्कर्स ने काम नहीं किया। अब आइडल टाइम हमारा 200 आवर्स का हुआ। हमारा बंद
तो ये आइडल टाइम वेरिएंस आपका क्या हो गया, एडवर्स हो गया 1200 से। आइडल टाइम वेरिएंस आपका 1200 से क्या आ गया, एडवर्स। और ये आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स ही आएगा, मतलब ये कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकता, ठीक है। आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होगा। बाकी वेरिएंसेस कोई फेवरेबल कभी कोई एडवर्स हो सकता है, लेकिन आइडल टाइम का वेरिएंस, लेबर का आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट कर लें, नेट ऑफ रेट efficiency and idle time is must be equal to the total variance। या रेट, एफिशिएंसी और आइडल टाइम वेरिएंस जो है, इनका नेट जो है वो टोटल वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। इनका नेट क्या होना चाहिए, टोटल वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। आप देख लें ये 1200 से एडवर्स, ये भी 1200 से एडवर्स, तो 1200 कितना हो गया, 2400 से एडवर्स। 2400 प्लस 4100 को अगर ऐड कर लिया जाए तो ये 6500 रुपीज के इक्विवेलेंट ही निकलता है। जी किसी को लेबर रेट वेरिएंस में कोई मसला? अब ये लेबर के दो तीन एग्जांपल्स हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है और ये काइंडली आप लोगों ने प्लीज इसको कल करके आना है। फाइनली आज का हमारा फाइनल वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। सर वेरिएबल अगर हम ओवरहेड वेरिएंस में एडवर्स को कहें कंपनीज के हवाले से आसान लफ्ज़ों में, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हमने अज्यूम किया था या क्या एनालाइज किया था कि हमारा वर्क इतनी उसमें हो जाएगा कॉस्ट में, लेकिन उसमें हमें जो एंड द एंड कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है, तो उसे हम एडवर्स कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब एडवर्स का मतलब है अनफेवरेबल, यानी कि ये जो चीज हुई है ये हमारी फेवर। हम घर से कोई शॉपिंग करने का अगर कोई प्लान बनाते हैं, हम एक जेन बनाकर जाते हैं कि हमें एक पैंट इस रेट पे मिलेगी और शर्ट अप्रोक्सीमेटली इस रेट पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल हमने माइंड सेट किया था कि हमें पैंट जो है वो 2000 की मिलेगी। अब हम जब प्रैक्टिकली वहां पर परचेज करने गए तो पैंट जो थी वो 2200 की थी। इसका मतलब है कि 200 आपका ज्यादा लग गया, तो ये आपके लिए जी, एडवर्स हो गया, क्योंकि तो ये मतलब चीज आपकी फेवर में नहीं ये गई। चीज़ हर कंपनी में यूज़ हो रही होती है और हर उसके डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट में ये वो मुझे आपकी सामान, बात नहीं समझ में आई। डिपार्टमेंट में ऑफिस के लिए भी सामान आता है, कुछ स्टेशनरी वगैरह। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एडवर्ड्स कंपनी के हर डिपार्टमेंट में काम आ रहा होता है किसी ना किसी तरीके से। जी ऑब्वियसली हर चीज के लिए अलग अलग है, मतलब सिर्फ एक कॉस्ट के वाले से एडवर्स फेवरेबल नहीं है, हर एक का अलग अलग जो है वो उसमें रोल है, एडवर्स और फेवरेबल का। मेरा ठीक है। ख्याल है स्टूडेंट्स आज यहीं तक रख लें, क्योंकि टाइम भी कम है और ये बार बार थोड़ा सा नेट का भी इशू आ रहा है। तो आज हम लोगों ने मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस किए हैं, बाकी हमारे वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड और सेल्स के वेरिएंस रह गए, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो जी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये आप लोग लाजमी करके आइएगा। सर, लास्ट स्क्रीन दिखाएगा जो आपने अभी सॉल्यूशन किया है आइडियल टाइम वेरिएंस की। जी।
जी जाहिद साहब कहाँ पे इशू है? आप इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? अगर स्टिल कोई इश्यूज आते हैं तो कल इसको डिस्कस किया जा सकता है। ये मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसान है। मतलब हम लोगों ने वेरिएंस निकालना है कि हमारी एक्चुअल वैल्यू हमारे बजट से मुख्तलिफ क्यों है, तो वो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर कर कर देख रहे हैं। आप इसको एक दफा रिव्यू कीजिएगा, एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा। अगर कोई मसले मसाइल आते हैं तो हम इसको कल एड्रेस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।